अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, और ये 9th क्लास के अंदर आप डिस्कस कर चुके हो। अभी हम थोड़ा सा इसको और आगे के पार्ट में देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना। ठीक है, 9th क्लास में जो आपने डिस्कस किया वो कुछ इस तरीके से था कि फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपके पास थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड आपने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ मैं कुछ पार्ट और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी ना 9th क्लास में, आपके पास आता है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, यानी कि पार्टिकल एक ही लाइन में ट्रैवल करेगा। यदि वो राइट साइड में जा रहा है तो उसके पास सिर्फ एक बात की आज़ादी होगी कि वो इधर लेफ्ट में ट्रैवल कर सकता है, यानी एक ही लाइन के ऊपर चलेगा। जब पार्टिकल एक ही लाइन पे चलता है ना, तो आप जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है उनकी डायरेक्शन के लिए आप प्लस माइनस लगा सकते हो। कोई एक डायरेक्शन, सपोज ये वाली मैंने पॉजिटिव मानी तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी, या फिर आपने ये वाली पॉजिटिव मान ली तो ये वाले आपके पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो आप वेक्टर को प्लस माइनस के साथ हैंडल कर सकते हो, यानी कि उस मूवमेंट पे वेक्टर एडिशन बोलूँ या एल्जेब्रिक एडिशन बोलूँ, एक ही बात हो जाती है। एल्जेब्रिक मतलब प्लस माइनस को ध्यान में रखते हो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म में ही वैलिड है। किस फॉर्म में वैलिड है? वेक्टर फॉर्म में। ये टाइम के ऊपर एरो मतलब कहते हैं टाइम स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ही वैलिड है। फिर भी आपने बिना वेक्टर के 9th में यूज़ की थी, क्योंकि 9th क्लास के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। ठीक है, और वहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस यूज़ करते थे, थोड़ा याद कीजिए। अच्छा, वो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कर दिया तब वो स्केलर बन जाएगा, तो उसके ऊपर मतलब एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना उसके अंदर। तो ये हमारे पास सिचुएशन रहेगी ये इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो आपके दिमाग में क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी मतलब उसी फॉर्मेट में यूज़ करनी है। किस फॉर्मेट में? वेक्टर फॉर्मेट में। स्केलर फॉर्मेट में यूज़ नहीं करनी। स्केलर फॉर्मेट आप तभी कर पाओगे जब स्ट्रेट लाइन हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो। इसके अलावा एक और इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है यूज़ करने के रिगार्डिंग, और वो कंडीशन होती है एक्सेलरेशन की। यानी कि ये सारे इक्वेशन है तभी यूज़ कर सकते हो जब हमारे पास एक्सेलरेशन ए ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये सब करने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या बोला मैंने? एक तो इनको वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना है, दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये बातें कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशन डेराइव कैसे हुई। ठीक है, इन सारी इक्वेशन की डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। यदि मैं इक्वेशन के डेरिवेशन पे आता हूँ तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ए है ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? और एक्सेलरेशन ए को मैं लिख सकता हूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी। तो ये जो डी वी बाई डी टी है ये एक्सेलरेशन होता है और ए क्या है? कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर के साइड में लिमिट लोअर लिमिट पुट करता हूँ। लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ 0। 0 का मतलब है टाइम स्टार्ट हुआ, और जब टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम की वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू, और किसी जनरल टाइम टी पे जो वेलोसिटी आएगी उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी वी। डी वी का इंटीग्रेशन वी। अब अपन बात करते हैं लिमिट की, लिमिट यू से वी।
और ए तो हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और अंदर बचा डी टी का इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से अपन लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, v माइनस यू ए टी माइनस 0 टी, तो ये बन गया v इज इक्व टू यू प्लस ए टी। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो पार्ट है हम उस पर आ जाते हैं। पहली इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, आपके पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी को लिख सकते हैं ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डी आर अपॉन डी टी, और डी टी को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये बनेगा u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टी इक्वल टू 0 पे जो आप पास पोजीशन रहेगी उसे बोलूँगा इनिशियल, और फाइनल किसी टाइम टी पे जो पोजीशन रहेगी वो आप पास फाइनल पोजीशन वेक्टर। डी आर का इंटीग्रेशन आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रहेगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, यू डी टी, और एक पार्ट रहेगा आप पास ए टी, यही रहेगा। ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 भी मैं बाहर ले लूँ, और टी स्क्वायर में लिमिट पुट करूँगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं कि भाई थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए मैं एक्सेलरेशन ए को लिख सकता हूँ ना, v डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ये डी एस को इधर ले लो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो आप पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जब आप स्टार्ट करोगे डिस्प्लेसमेंट एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, तो स्टार्टिंग में बोलोगे डिस्प्लेसमेंट 0, और जब फाइनल वेलोसिटी v होगी तब तक डिस्प्लेसमेंट s हो गया। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। अब लगाएंगे इसमें लिमिट, ds का इंटीग्रेशन s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 उधर भेज दूँ मैं सीधे ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो v स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैंने तीनों इक्वेशन डिराइव कर दी इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है। मैं डेरिवेशन का सिंपल एक ही पर्पस था, आपको इस बात का एहसास दिलाना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और मेरा कोई मकसद नहीं है। और दूसरा एक छोटा सा आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो ये जो अप्रोच है ना हमारी, जो ऊपर अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, उस जनरल अप्रोच से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमें देखना चाहिए, हम उस पर भी आ जाते हैं, ठीक है। और वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो आते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशन के अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कुछ लोग फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, और हम उसे जनरली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कैसे। अच्छा, ये nth सेकेंड का मतलब पहले समझो। जैसे सपोज n की वैल्यू है 4th, तो इसका मतलब 4th सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। 4th सेकेंड का मतलब
1 सेकेंड का इंटरवल है। इंटरवल क्या है? 1 सेकेंड का। जो हम इंटरवल की बात कर रहे हैं ये बेसिकली 1 सेकेंड का इंटरवल की बात कर रहा हूँ। अब आप 1 सेकेंड के इंटरवल बनाइए और जो फोर्थ इंटरवल बनेगा उस इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बात कर रहे हैं। और इसको अपन मैथमेटिक ये सिंबल वाइज ऐसा लिखेंगे, एस नीचे छोटा सा n। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि यदि n आप ये 1 सेकेंड के n इंटरवल बना रहा हूँ तो जो nth इंटरवल बनेगा उसका उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो nth सेकेंड में होने वाला है दैट कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। यदि 4 सेकेंड 4 सेकेंड में कितना हो तो मैं बोलूँगा 4 सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। 3 बोले तो एस डिस्प्लेसमेंट इन n-1। ठीक है, आप समझ 4 सेकेंड वाले से देखो ना, 0 से 1 सेकेंड तक एक इंटरवल, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक 2 इंटरवल, सेकेंड इंटरवल आ गया, और 2 से 3 थर्ड इंटरवल आ गया, 3 से 4 फोर्थ इंटरवल आ गया। इस तरीके से nth इंटरवल की बात की जा रही है nth सेकेंड में। तो n सेकेंड का क्या होगा? अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है, वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी की जगह क्या है n प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ गया n स्क्वायर, ये माइनस का साइन n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो un इस पार्ट से वाला पार्ट कट जाएगा और आगे वाला पार्ट में क्या बचेगा 1/2 a। एक तो ये वाला पार्ट हम पहले लिख देते हैं जो यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस होके u बचेगा, ये बचेगा एक u, फिर बनेगा हमारे पास ये प्लस 1/2 a, अंदर जो पार्ट बचा वो बना हमारे पास n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं n-1 का होल स्क्वायर कितना होता है। n-1 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे अपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2an। आगे माइनस होने से सबके साइन उल्टे हो गए, ये पार्ट कैंसिल आउट हुआ, ये बनेगा u प्लस a डिवाइड बाई 2 ट्वाइस ऑफ n-1 और ये आ गया Sn। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कुछ लोग इसे फोर्थ इक्वेशन भी बोलते हैं, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये फोर्थ इक्वेशन क्या है। ये nth सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्टेंस कब दे सकता है, जब आपके पास यू टर्न नहीं ले रहा, पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में भी ये चीज़ चल जाएगी। तो यदि डिस्टेंस पूछा तो आप एक बार हमेशा थोड़ा रुक के बोलिएगा कि क्या उस पर्टिकुलर इंटरवल में पार्टिकल ने यू टर्न तो नहीं लिया, क्योंकि जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो वहाँ तो वैलिड होगा, जहाँ नहीं होंगे वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मैं इसके अलावा कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेता हूँ इसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। मैं एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो हमारे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वो सिचुएशन है कि सपोज मैं ये बोल दूं कि इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और एक्सेलरेशन कितना है वो है कांस्टेंट, और अब मैं ले रहा हूँ इक्वल टाइम इंटरवल। क्या ले रहा हूँ, इक्वल टाइम इंटरवल।
अब कुछ चीज़ें मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ। क्या चीज़ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ? 3 चीज़ें मैं मान रहा हूँ। एक मैंने मानी है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक इक्वल टाइम इंटरवल। अब कुछ बातें डिस्कस हो रही, आप आराम से देख लीजिए। सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ पे था स्टार्टिंग में ए पोजीशन पे, और टी टाइम बाद में पार्टिकल चला गया बी पे। अगला एक और टी टाइम में ले रहा हूँ, सपोज टी 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 1.5 सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक इंटरवल है, एक ड्यूरेशन है। उतने ही ड्यूरेशन में आगे पार्टिकल बी से सी गया है, और फिर उतने ही टाइम इंटरवल में सी से डी गया है, और फिर डी से ई जा रहा है। इस तरीके से वो आगे चलता जा रहा है। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी ली है मैंने? 0। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ए बी। ये ए बी कितना होगा? तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम पता है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन से एस इज इक्वल टू यू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो यू टी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए और टाइम इंटरवल टी स्क्वायर बराबर है। यदि मैं बात करता हूँ आपके पास ए से लगा के सी तक की, तो आप लिखोगे अगेन इनिशियल वेलोसिटी ए पे काउंट होगी, ए से सी तक का इंटरवल ले रहा तो यू टी 0 प्लस हाफ ए, टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ टी, तो उसका स्क्वायर, तो ये क्या बंदा आ जाएगा? 4 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि ये वाले डिस्टेंस यदि मैं x मान लूँ तो ये 4x हो जाएगी। और सिमिलरली ए टू डी बात की जाए, 0 प्लस हाफ ए, टाइम इंटरवल आ गया 3t, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 9 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x बराबर है। सिमिलरली यदि मैं ए ई की बात करूं तो ए ई कितना हो जाएगा? ए ई हो जाएगा हमारे पास 16 टाइम्स x। चलेगा? अब आप देखते रहिए, फाइनल रिजल्ट पे आ रहे हैं अपन। यदि मैं ए टू बी को x मान लूँ तो बी टू सी कितना होगा? ए टू सी कितना है? 4x, 4x में से x गया तो ये कितना बनेगा? 3x। अब ए टू डी कितना है? 9x, और ए से सी तक का कितना है? 4x, तो 9x माइनस 4x 5x। ए टू ई है हमारे पास 16x, और ए टू डी कितना है? 9x, तो 16 माइनस 9, तो ये बनेगा 7x। तो ये जो गिवन कंडीशन है ना, इस गिवन कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी उसका रेशियो होगा 1:3:5, सारे ओड नंबर की सीक्वेंस चलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। और ये जो अपने रिजल्ट निकाला ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ये? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला रिजल्ट जो हमने अभी डिराइव किया, कि जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, टाइम इंटरवल इक्वल होगा, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो इस रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल होगी, 1:3:5:7:9। एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यदि v की जगह u की जगह v0, मैं इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ, सुना रही बात आपको? मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास v की जगह u की जगह v0, तो क्या होगा? v की जगह यदि u0 होगा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ u0 था, उसकी जगह यदि v0, फाइनल वेलोसिटी 0 और बाकी सारी कंडीशन सेम हो, तो ये रेशियो उल्टा स्टार्ट हो जाएगा,
1:3:5:7, आप जितने पार्ट में उसे डिवाइड करते हो। यदि आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 3:1, 3 पार्ट में किया तो 5:3:1, 4 पार्ट में किया तो 7:5। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सीक्वेंस रहेगी, यानी कि ये वाला जो रेशियो है वो उल्टा शुरू हो जाएगा, इधर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो हमारा आंसर वैलिड होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल इक्वल है, तो एक्सेलरेशन तो यही होता है ना, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी हर जगह इक्वल ले रहा हूँ, ए चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी भी इक्वल होगा। यानी कि आगे से यदि हमें ये पता चल जाए कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो टाइम इंटरवल ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ इक्वल होगा। ये वाली बात दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या बोला। मैंने कहा यदि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल इक्वल है, तो फिर डेल्टा वी भी इक्वल आएगा। तो इस बात को हम उल्टा बोल सकते हैं कि डेल्टा वी इक्वल आ जाए और ए कांस्टेंट मिल जाए, तो मैं बोल दूंगा डेल्टा टी इक्वल है। तो तीनों कंडीशन किस तरीके से पता हो सकती है ये आप समझ गए होंगे। एक जेईई में पुरानी प्रॉब्लम पूछी हुई है जो आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। वो प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि हमारे पास एक वुडन बॉक्स है, ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स फिक्स है कहीं पे भी, और अब आप इधर से एक बुलेट फायर कर रहे हो गन से, ठीक है, और आपने बुलेट फायर की और बुलेट यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होती है। उन्होंने कहा था कि 3 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर। जैसे ही बुलेट 3 सेंटीमीटर इस वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करती है, इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स स्पीड, यानी कि यहाँ पे स्पीड मैंने यू मान लेता हूँ, तो इसकी आधी स्पीड खत्म हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगी u/2। अब इन्होंने बोला कि द फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बुलेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मान लेते हैं यहाँ कहीं जाके रेस्ट पे आइए, तो ये डिस्टेंस x कितनी होगी ये पूछा। और आपको ये मान के चलना है कि यहाँ जो वुडन ब्लॉक जो फोर्स अपोज कर रहा है वो आपके पास यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन एक जैसा है, चेंज नहीं हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ स्पीड हो रही है u से u/2, तो चेंज कितना हुआ स्पीड में u/2 का, और यहाँ हो रही है u/2 से 0, तो यहाँ भी चेंज कितना हुआ u/2 का। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है, तो मैं बोल दूँ टाइम इंटरवल इक्वल है। अच्छा, टाइम इंटरवल इक्वल है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 2 में इसको ये रेशियो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, तो लिख दूँ 1:3 में। तो यदि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर आनी चाहिए। आपको कोई इक्वेशन लगाने की सवाल नहीं, आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम कीजिए, 2 इक्वेशन बनाइए, कोई भी 2 इंटरवल में आंसर आ जाएगा, बराबर है। एक को दोनों जगह एक जैसा रखना है, तो वो एक जगह पास u आएगा और फिर उसे v एक के साथ वो रिप्लेस होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। वरना आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो।